सन्नति दुनिया कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये वह मंच है जहां होती है चर्चा उद्योग की तरक्की, श्रमिकों के अधिकार और उन कानूनों की जो हमारे मेहनतकश हाथों को सुरक्षा और सम्मान देते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक खास एपिसोड जिसमें हम बात करेंगे ESIC की सुरक्षा योजनाओं की और ख़ास तौर से स्प्री योजना 2025 की। एक ऐसी योजना जो न केवल उद्योगों को संगठित करने में मदद कर रही है बल्कि लाखों श्रमिक परिवारों को सुरक्षा कवच भी दे रही है। और इस महत्वपूर्ण विषय पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे अधिकारी जिन्होंने वर्षों से श्रमिक कल्याण और औद्योगिक सुधार को अपना मिशन बनाया है। ESIC के संयुक्त निदेशक श्री सुनील कुमार यादव। सन्नति दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद मैम। सन्नति दुनिया सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। ESIC सामाजिक सुरक्षा के लिए सदैव प्रयासरत है और उप क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर के माध्यम से हम जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ESIC की भूमिका और इसके प्रमुख कार्यों को संक्षेप में बताएं। ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसे हिंदी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नाम से जाना जाता है, यह सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विभाग है। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। यह मजदूरों को, कार्मिकों को या कर्मचारियों को उनके जीवन में आने वाली समस्याओं से सुरक्षा प्रदान करता है। दिक्कतों से मेरा मतलब ये है कि जैसे कोई आदमी बीमार पड़ जाता है या उसको चोट लग जाती है या किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी अवस्थाओं में उसको सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है, उसको और उसके परिवार। तो ऐसे समय में ESIC एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ESIC न केवल मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड करता है बल्कि सिकनेस बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, फनरल एक्सपेंसेस, मैटरनिटी बेनिफिट्स, इस तरह के अधिक हितलाभ प्रस्तुत करता है जिससे कर्मचारियों को राहत मिलती है और उनको सामाजिक सुरक्षा मिलती है। ESIC किस प्रकार से मजदूरों और श्रमिकों को स्वस्थ और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है? ESIC स्वास्थ्य के लिए मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड करता है। उसके लिए हमारी डिस्पेंसरीज हैं, ESI डिस्पेंसरीज हैं जी। साथ में ESI हॉस्पिटल्स हैं। उप क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत 4 ESI हॉस्पिटल्स हैं जी। और जो 24 डिस्पेंसरीज, साथ ही में जो टाई अप हॉस्पिटल्स के माध्यम से भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा कैश बेनिफिट्स कर्मचारियों को दिए जाते हैं। जैसे अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाता है, उसको 10 से 15 दिन वो काम पर नहीं जा पाता है, तो उसमें जो उसका मालिक है वो तो उसको सैलरी देगा नहीं, तो 15 दिन के लिए अगर वो ESIC से सर्टिफिकेट लेता है, ESI डिस्पेंसरी से, तो उसकी मजदूरी का पैसा 70% पैसा हम देते हैं, ESIC देता है। इसके साथ ही अगर किसी कर्मचारी का काम करने के दौरान या घर से काम फैक्ट्री के लिए आ रहा है या फैक्ट्री से घर जा रहा है, तो उस दौरान अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वजह से अगर उसको कोई डिसेबलमेंट हो जाती है, तो टेम्परेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट का फ़ायदा दिया जाता है कि जब तक चोट आपकी ठीक होगी तब तक ESIC उसको 90% जो उसकी वेजेस हैं उसका पैसा देगी, जितने दिन भी अगर उसकी चोट चलती है, महीना 2 महीना, जितने दिन भी जी। इसके अलावा अगर उसकी चोट ऐसी नेचर का है, जैसा हमने देखा है कि कई बार उसको परमानेंट डैमेज हो जाता है जी। कई वर्कर्स का मशीन में हाथ आ जाता है, उंगलियां कट जाती हैं या पूरा हाथ ही डैमेज हो जाता है, तो ऐसे केसेस में जो भी परमानेंट डैमेज हुआ है उसका चोट ठीक होने के बाद उसका मेडिकल बोर्ड करवाया जाता है और उसके लिए जो इतना भी उसका नुकसान हुआ है अर्निंग कैपेसिटी का, तो उसके लिए एक PDB परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट दिया जाता है जो उसको तामुर उसको वर्कर को मिलता है। वर्कर्स इसे पेंशन के तौर पे भी कहते हैं, तो इसको हम परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट कहते हैं जी। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बताया है, अगर किसी वर्कर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में उसके परिवार को डिपेंडेंट बेनिफिट दिया जाता है जी। जो डेथ है वो या तो वर्क प्लेस पे होनी चाहिए जहाँ वो काम कर रहा है, या वो घर से फैक्ट्री जा रहा हो या फैक्ट्री से घर वापस आ रहा हो, तो उस केस में ESIC उसकी जो चोट है उसको रोजगार चोट एडमिट करती है और उसके परिवार को पेंशन दी जाती है। उसकी जो विडो है उसको पूरी उम्र के लिए या रीमैरिज तक जो भी पहले हो, उसके बच्चों को बेटा है तो उसको 25 साल तक दी जाती है, बेटी हो तो उसकी शादी जब तक ना हो तब तक ये पेंशन दी जाती है, सबको अलग अलग। इसके अलावा
ESIC के जो हित लाभ हैं उसमें मैटरनिटी बेनिफिट हैं। जो महिला कर्मचारी हैं जो कंपनियों में काम करती हैं तो उनके लिए जो मैटरनिटी बेनिफिट हम प्रोवाइड करते हैं 6 महीने तक जी हाँ, उसको उनकी वेजेस का ESIC पैसा देता है। 6 महीने तक उनको काम पे जाने की आवश्यकता नहीं है अगर वो ESIC में कवर्ड है और उनको डिलीवरी होती है। इसके अलावा जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस है, अगर किसी वर्कर की डेथ हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए भी ESIC पैसा देती है। 15,000 रुपये का एक मुश्त पैसा जो भी उसका अंतिम संस्कार करता है तो उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है सिंपली एक सर्टिफिकेट के बेस पे। इसके अलावा कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो लंबी अवधि की होती हैं, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट डिसीज हो गया, तो ऐसी केसेस में ESIC 2 साल तक एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट देता है, जिसमें 2 साल तक भी अगर वर्कर को रेस्ट की जरूरत है, ठीक है, तो उस केस में भी ESIC उनको उनकी सैलरी का पैसा ESIC देता है जी। इसके लिए अलग अलग अनुपात दिए हैं, हर बेनिफिट के लिए कितना मिलेगा उसके अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए हैं और उनको फुलफिल करने के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूटरी कंडीशंस हैं वो भी दी गई हैं जी। ये तो आपने बताया कि स्वास्थ्य के साथ जुड़ी उन्हें जो भी दिक्कतें सामना करना पड़ता है, जिन भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उससे जुड़ी उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। डिजिटल और बदलते हुए कामकाज के तरीकों को देखते हुए ESIC ने किस तरह अपने आप को आधुनिक बनाने की दिशा में काम किया है? जी हाँ, ये इस दिशा में ESIC ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आजकल ESIC का जितना भी काम है पूरा ऑनलाइन हो रहा है जी। एम्प्लॉयर के रजिस्ट्रेशन से लेकर एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन और साथ में जो भी बेनिफिट्स उन्होंने अवेल करने हैं वो सारे ऑनलाइन होते हैं। एम्प्लॉयर को रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन उपलब्ध है, उसे कहीं मतलब मैन्युअली फॉर्म वगैरह सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। वो ऑनलाइन हमारे वेबसाइट esic.gov.in पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। साथ ही साथ श्रम सुविधा पोर्टल है, उस पर भी जाके वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके लिए एम्प्लॉयर को कोई भी मैनुअल डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। MCA के द्वारा जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है उनको ऑटोमेटिकली ही ESIC का कवरेज मिल जाता है, उनको कोड नंबर अलॉट हो जाता है। साथ में जो एम्प्लॉयर हैं एक बार अपने आप को रजिस्टर कर लें तो जो उनके अंतर्गत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन के लिए भी वो ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन उनको करना होता है जी। ठीक है, इसके साथ साथ जब कर्मचारी को किसी भी सुविधा की आवश्यकता पड़ती है तो वो अपना ऑनलाइन क्लेम फाइल कर सकते हैं। उनको हमारे ब्रांच ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन ही वो या तो खुद कर लें या अपने HR की मदद से वो ऑनलाइन क्लेम फाइल कर सकते हैं। जितने भी मैंने बेनिफिट्स गिनवाए हैं, सिकनेस बेनिफिट है, मैटरनिटी बेनिफिट है, तो इन सब का क्लेम वो ऑनलाइन ही फाइल कर सकते हैं। तो हमने पूरा कोशिश की है कि जितने भी हमारी सेवाएं हैं वो पूरे ऑनलाइन हो जाएं। ठीक है, इस दिशा में ESIC ने ये इस तरीके से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जी। ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या ESIC अब नियोक्ताओं के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण रखता है या दंडात्मक? जी हाँ, ESIC सहयोगात्मक दृष्टिकोण ही रखता है और इसकी सबसे बड़ी मतलब सबूत ये है कि हम ये ऐसी स्कीम लेके आए हैं और पूरे 6 महीने के लिए जिसमें नियोक्ता जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, स्वैच्छिक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। कोई भी उस पर कंपल्शन नहीं है, कोई भी लीगल केस वगैरह नहीं होगा उसके ऊपर। तो एक तरीके से हम उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो स्वेच्छा से आए, कोई लीगल कंपल्शन ना हो, वो स्वेच्छा से आए, अपने और अपने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं जिनके यहाँ 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं वो इस योजना से जुड़े और ESIC जो हित लाभ हैं जिनका मैंने डिटेल में विवरण दिया है वो उसका फायदा उठाएं जी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्प्री योजना 2025 क्या है? कृपया इसके उद्देश्य और पूरी अवधारणा को स्पष्ट करें। स्प्री योजना है स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज जी। यह योजना उन लोगों के लिए है, उन नियोक्ताओं के लिए है जिन्होंने अभी तक ESIC में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है जबकि उनके यहाँ 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं जी। ये कर्मचारी कैसे भी हो सकते हैं, कैजुअल कर्मचारी भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं, पार्ट टाइम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये योजना उनके लिए है। साथ ही में कुछ ऐसे नियोक्ता हैं जिन्होंने खुद का तो रजिस्ट्रेशन कराया है लेकिन अपने सभी कर्मचारी जो ESIC के फॉल करते हैं लिमिट के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। अब ESIC के लिमिट क्या है? ESIC के अंतर्गत वो कर्मचारी आते हैं जो जिनका मासिक वेतन 21,000 रुपये है। साथ ही में जो डिसेबल्ड कर्मचारी हैं उनके लिए ये लिमिट 25,000 है, 25,000 तक की है। तो ऐसे कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन ESIC में कराना आवश्यक है। तो 2
पार्ट हो गए। ऐसे नियोक्ता जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरे जिन्होंने खुद का रजिस्ट्रेशन करा रखा है लेकिन अपने सभी कर्मचारी जो ESIC की लिमिट के अंदर है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो ये स्कीम दोनों के लिए है जी। और स्प्री योजना के ही तहत नियोक्ताओं और कर्मचारियों को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वो ESIC के पंजीकरण करवा सकें? स्प्री के लिए प्रोत्साहन करने के लिए हम विभिन्न तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे बेनिफिट्स हैं हम जो इंटेंडेड ग्रुप्स हैं, टारगेटेड ग्रुप्स हैं, उन तक पहुंचाने के कार्य कर रहे हैं। जो भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, वर्कर्स यूनियंस हैं, हम उनके साथ सेमिनार करके, मीटिंग्स करके, उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उन तक ये मैसेज पहुंचा के जो हमारे बेनिफिट्स हैं प्लस जो स्कीम का फ़ायदा है जी, उसको हम मैसेज पहुंचा के हम कोशिश कर रहे हैं कि ये योजना जो भी इंटेंडेड बेनिफिशियरी है उस तक पहुंचे और वो इस योजना का लाभ उठाएं। हमने DD न्यूज़ पे भी हमने कार्यक्रम किया है, साथ में अखबारों में विज्ञापन भी निकलवाए हैं, पम्फलेट्स भी हम डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं और नियोक्ताओं के यहाँ जाके हम कैंप्स भी लगा रहे हैं ताकि इस योजना का प्रचार प्रसार किया जा सके। ये तो एक बहुत ही अच्छा एक आपकी तरफ से किया गया उपाय है जो लोगों को इसके प्रति जागरूक करवाने के लिए ज़रूरी भी है और अहमियत भी रखता है। क्या इस योजना के अंतर्गत किसी प्रकार की माफ़ी, छूट या योगदान में राहत का भी प्रावधान है? जी हाँ, इस योजना की विशेष खूबी यही है कि ये योजना से नियोक्ताओं को और कर्मचारियों को बहुत लाभ होने वाला है। नियोक्ताओं को क्या लाभ है? इस स्कीम से पहले की स्थिति में स्पष्ट करना चाहूँगा। अगर कोई नियोक्ता ESI के रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब उसके यहाँ 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अगर उसने इस स्कीम से पहले रजिस्ट्रेशन लेता था तो हमारे पास विकल्प होता था कि उसके दस्तावेजों की जांच करें और अगर वो 3-4 साल पहले से या 5 साल तक हम जा सकते हैं, 5 साल पहले भी अगर उसका रजिस्ट्रेशन होना था और उसने नहीं लिया है तो हम उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते थे। उसके जितना भी कंट्रीब्यूशन पेएबल था हम उसे डिमांड कर सकते थे, साथ ही उस पर इंटरेस्ट और डैमेजेस की भी डिमांड होती थी, साथ में लीगल केस भी हम फाइल कर सकते थे। इस स्कीम में जो स्कीम की अवधि है 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025, इस अवधि के दौरान जो भी नियोक्ता, जो भी मालिक अपने प्रतिष्ठान का इसमें रजिस्ट्रेशन कराएगा ESI में, उसके अगेंस्ट ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ना तो उसके इंस्पेक्शन किया जाएगा पीछे की अवधि का, ना ही उससे पीछे के लिए ड्यूज मांगे जाएंगे, कोई भी कंट्रीब्यूशन ड्यूज नहीं मांगे जाएंगे। जो डेट वो डिक्लेयर करेंगे अपने रजिस्ट्रेशन की वही मान्य होगी, उसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा एक फायदा है नियोक्ताओं के लिए। ये एक विशेष पहल है, एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी है जिसका वो फायदा उठा सकते हैं। जी, इस योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया क्या है? पंजीकरण की अंतिम तिथि और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो दस्तावेज लगते हैं वो कौन कौन से हैं? जी हाँ, देखिए इस योजना का रजिस्ट्रेशन के लिए एम्प्लॉयर्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है जी। उसके लिए वो esic.gov.in वेबसाइट है हमारा, उस पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा श्रम सुविधा .gov.in पर भी वो जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते वक्त उनको अपने यूनिट से संबंधित जो भी डिटेल्स हैं, पैन नंबर है, एड्रेस प्रूफ है, अपने स्टेक होल्डर्स का डिटेल है, बैंक अकाउंट है, वो सब दस्तावेज वहाँ पे उनकी डिटेल्स डालनी पड़ेगी, ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसमें कोई भी मैनुअल उनको सबमिशन की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ अगर उनको किसी तरह की दिक्कत आती है तो जो भी हमारे ब्रांच ऑफिसेज हैं, शाखा कार्यालय, हमारे उप क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर के अंतर्गत 8 शाखा कार्यालय हैं, उनकी वो सहायता ले सकते हैं। उनको हमने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इन केस फिर भी अगर किसी को दिक्कत आती है तो वो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है उप क्षेत्रीय कार्यालय का, मैं आपके सभी श्रोताओं के साथ साझा करना चाहूँगा, 0181223332। इस नंबर पर हमें कॉल करके हमारी सहायता ले सकते हैं। जी, और इसी योजना के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि कौन सी है? जी हाँ, इस योजना की अवधि 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 है। लेकिन मेरा आग्रह ये रहेगा कि योजना की अंतिम तिथि का वेट किए बिना जो भी नियोक्ता रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं वो पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि जितने दिन तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं उतने दिन तक आप अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से वंचित कर रहे हैं जी। इस अवधि में अगर आपके कर्मचारी के साथ कुछ भी दुर्घटना होती है या बीमार पड़ता है या उनके जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं उनको मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है तो वो उस सुविधा से वंचित रह जाएगा। तो मेरा आग्रह यही रहेगा कि ये अंतिम तिथि का वेट किए बिना
जी। जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है एम्प्लॉयर वो रजिस्ट्रेशन कराएं, या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है अपने कर्मचारियों को नहीं किया हुआ है, कुछ छूटे हुए कर्मचारी हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवा दें, ताकि उनको जो सामाजिक सुरक्षा का लाभ हमारा डिपार्टमेंट दे सके। क्या आपको लगता है स्त्री योजना 2025 सामाजिक सुरक्षा दायरे को विस्तृत करेगी? जी हाँ, स्त्री योजना का उद्देश्य ही यही है कि स्वेच्छा से नियोजक सामने आए और सामाजिक सुरक्षा की इस मुहिम से जुड़ें। जैसा कि मैंने लाभ बताए हैं, अगर मैं और थोड़ा सा विस्तार में जाऊं, हमारे जो सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से किसी की बीमारी हो गया, किसी को चोट लग गया या किसी की मृत्यु तक हो गई, उसमें भी ESIC उनके परिवार के साथ खड़ा होता है जी। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, ESIC के 8 मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें जो IP के जो बच्चे हैं, जो कर्मचारियों के बच्चे हैं, उनको एडमिशन मिल सकता है, उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन है। ठीक है, हर साल जो नीट का एग्जाम होता है उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन है, और जो फीस है वो सिर्फ 24,000 पर एनम है। तो जो गरीब वर्ग के मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए भी एक विशेष ये एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है कि उनके बच्चे भी कम खर्च में डॉक्टर बन सकते हैं जी। इसके अलावा ESIC के अगर किसी की जॉब छूट जाती है तो उस वक्त में भी जो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है, ये हमने कोविड के समय शुरुआत किया था, तो उस समय 90 दिन के लिए हम लोग उसका कर्मचारी के वेतन का 50% देते हैं जी। इसके अलावा कोविड में भी हमने सामाजिक सुरक्षा के लिए जो उन कर्मचारियों की मृत्यु कोविड की वजह से हुई थी उनकी फैमिली को हम पेंशन दे रहे हैं जी। ठीक है, इसके साथ साथ समय के साथ साथ हम लोग अपनी स्कीम्स में वृद्धि करते रहते हैं। तो निसंदेह ये जो हम स्कीम लेके आए हैं स्त्री योजना, इससे कर्मचारी लाभान्वित होंगे। नियोक्ता इससे लाभान्वित कैसे होगा? अगर जब वो अपने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है तो उसका बर्डन कम हो रहा है जी। बिल्कुल। नहीं तो कर्मचारी अगर बीमार हुआ है या उसको कुछ चोट लगी है तो वो अपने इलाज के लिए नियोक्ता के पास ही आएगा, तो इससे उसका दायित्व कम हो जाता है। हमने कई ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ फैक्ट्री में या यूनिट में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, आग लग जाती है, तो उसमें मजदूरों को हानि हो जाती है, जान माल की हानि हो जाती है, और कंपनसेशन देने के लिए उसके पास, मालिक के पास पैसे नहीं होते हैं फैमिली के लिए। कई यूनिट्स इसी वजह से बंद भी हो जाती हैं या फिर बाद में उनको जेल तक जाना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में ना पड़े, इसके लिए सभी नियोक्ताओं से मेरा आग्रह है कि जिनके यहाँ भी 10 या 10 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं और उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो वो जरूर इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये स्कीम वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, विशेष पहल है सरकार की, और इस स्कीम में शामिल होकर उनका ना तो पीछे का कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा ना कोई लीगल एक्शन होगा, तो इसका एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत अच्छी जानकारी आप हमें दे रहे हैं कि इस योजना के साथ ज़रूर जुड़ना चाहिए ताकि इसको पूरी तरह से इसका जो एक फ़ायदा है उठाया जा सके। आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या ESIC द्वारा किसी प्रकार के जन जागरूकता अभियान, कार्यशालाएं या शिविर आयोजन किया जा रहा है? जी हाँ, इसमें हम, जैसे मैंने पहले भी बताया था, हम जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, वर्कर्स यूनियंस हैं, उनके साथ मिलकर सेमिनार कर रहे हैं, उनके मेंबर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं और योजना के जो फायदे हैं जी उन तक पहुंचा रहे हैं जी। उसके साथ साथ जो ESIC के हित लाभ हैं वो भी उनको बताए जा रहे हैं ताकि नियोक्ता और जो कर्मचारी हैं दोनों को ये हित लाभ समझ में आए और वो ESIC का अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके साथ साथ हम अखबारों में भी ऐड दे रहे हैं जी। साथ साथ DD न्यूज़ पे भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं और आज का ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये भी इस दिशा में एक छोटा सा कदम है। साथ में हम अखबारों के माध्यम से पंफलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी करवा रहे हैं जी। तो ये एक तरीके से हम जागरूकता लाने का प्रचार प्रसार कर रहे जी। हैं। क्या ESIC को श्रम कानून का पालन करना आवश्यक है? जी हाँ, सभी जो नियोक्ता है जिनके यहाँ जो इम्प्लीमेंटेड क्षेत्र में है जी। और जिनके यहाँ 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको ESIC का रजिस्ट्रेशन लेना आवश्यक है और उनको घबराना नहीं चाहिए क्योंकि ESIC का जो रजिस्ट्रेशन है उसके बाद जो उनका जो बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन, वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 4% कंट्रीब्यूशन होता है जिसमें से 0.75% जो कर्मचारी है उसकी सैलरी से जाता है और 3.25% नियोक्ता को देना होता है। तो टोटल, जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँगा, किसी कर्मचारी का वेतन अगर 10,000 है तो उसका सिर्फ टोटल कंट्रीब्यूशन कर्मचारी को सिर्फ 75 रुपीज़ देना होगा और उसके जो नियोक्ता हैं, जो मालिक हैं, उनको 325, टोटल 400 रुपीज़ ओनली। तो अगर किसी का 20,000 है तो वो 800 रुपये है, ठीक है, उसमें वर्कर की सैलरी से सिर्फ 150 रुपये कटेंगे, तो वो कुछ भी नहीं है, नॉमिनल अमाउंट है जी। बिल्कुल। हम अगर बेनिफिट्स की तुलना करें और इस अमाउंट की तुलना करें तो ये कुछ भी नहीं है जी। बिल्कुल। क्योंकि ESIC की जो अवधारणा है वो इसी बेस पे है
कि जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से है और जो बेनिफिट है वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। ऐसा नहीं है कि जैसे 5 लाख का इंश्योरेंस ले लिया तो हमें 5 लाख तक का ही बेनिफिट मिलेगा। ESIC में अगर किसी को रिक्वायरमेंट है और उनका वो जो कंट्रीब्यूटरी कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो हमने देखा है कि करोड़ों रुपए एक कर्मचारी के ऊपर भी खर्च होते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये स्कीम की खास विशेषता है। तो इस स्कीम का जो लाभ है वो अनलिमिटेड हम लोग कह सकते हैं जी, छोटे से कंट्रीब्यूशन से। जी सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के नियोक्ताओं को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वो इस बात से डरे नहीं और इस योजना का पूरा फायदा पूरा लाभ उठा सके। मैं पुनः रिपीट करना चाहूँगा कि ये योजना स्वैच्छिक आपके प्रोत्साहन के लिए है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन के लिए कोई लीगल बाइंडिंग इस योजना में अभी हम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा लाभ यही है कि जो भी संस्थान है वो बिना डरे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उनका पिछले पीरियड का कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो डिक्लेयर करेंगे वो मान्य होगी जी। इसके साथ साथ हम ना तो पिछले पीरियड का हम उनसे कंट्रीब्यूशन क्लेम करेंगे, ठीक है, अपने कर्मचारियों का भी जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो डिक्लेयर करेंगे वही मान्य जाएगा। तो इसमें नियोक्ताओं को MSME के क्षेत्र के जो उद्यमी हैं उनको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। स्वेच्छा से उनको इसमें स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और ESIC की सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए जी। आगामी समय में ESI किन सेवाओं या सुधारों की योजना भी बना रहा है, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को जरूर बताइए। ESIC निरंतर अपनी सेवाओं को अपग्रेड करने के लिए प्रयासरत है। जैसा मैंने बताया, पहले ESIC का रजिस्ट्रेशन मैनुअल होता था, उनके कर्मचारियों को भी रजिस्ट्रेशन मैनुअल करवाना पड़ता था, सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते थे ब्रांच ऑफिस या SRO में। लेकिन समय के साथ साथ हमने इस प्रक्रिया को पूरा ऑनलाइन कर दिया है। हमारा रजिस्ट्रेशन से लेकर क्लेम बेनिफिट लेने तक का जो भी कैश बेनिफिट लेने की प्रक्रिया है पूरी ऑनलाइन है। वर्कर को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी फैक्ट्री में या घर पे रहते रहते वो अपना क्लेम फाइल कर सकता है और क्लेम को ट्रैक भी कर सकता है। उमंग ऐप का प्रोविजन दिया हुआ है जिसमें वो अपने किस बेनिफिट के लिए वो एलिजिबल है जी, या कौन सा बेनिफिट वो ले सकता है, क्या क्या बेनिफिट, किस परिस्थिति में उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, उस सब सारा डिटेल ऑडियो विजुअल मीडिया के माध्यम से हमने प्रोवाइड किया गया है उमंग ऐप के माध्यम से। साथ ही साथ जो भी इस तरह की नई स्कीम्स आ रही हैं, जैसे मैंने बताया कि कोविड का जो समय था, मुश्किल समय था, उसमें हम ये कोविड रिलीफ स्कीम लेके आए थे। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना उसी समय लेके आए थे क्योंकि लोगों का रोजगार छूट गया था। तो लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए हम ये स्कीम लेके आए थे। तो समय के साथ साथ हम अपनी स्कीम्स में वृद्धि करते रहते हैं समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इस बार हम ये जो स्प्री स्कीम लेके आए हैं ये भी नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके साथ साथ 1 अक्टूबर से एमनेस्टी स्कीम भी हम लेके आ रहे हैं जी। उस स्कीम का संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि जो लीगल केसेस नियोक्ताओं ने किसी डिस्प्यूट की वजह से हमारे खिलाफ फाइल किए हुए हैं या उनके डिफ़ॉल्ट पर ESIC ने फाइल किए हुए हैं, तो उसके लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आए हैं जो 1 अक्टूबर 2025 से शुरुआत होगी उस स्कीम की, जिसमें आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की प्रक्रिया है जी। उसमें अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग प्रावधान है और उस स्कीम का भी नियोक्ता या कर्मचारी फायदा उठा सकते हैं जी। आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप हमारे श्रोताओं को ज़रूर बताएं, विशेष रूप से उद्योगपतियों, HR प्रबंधकों और श्रमिकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि ये स्कीम आपके लिए है जी। सामाजिक सुरक्षा नियोक्ता के लिए उतना ही जरूरी है जितना कर्मचारियों के लिए। अगर कोई एक्सीडेंट यूनिट में हो जाता है, फैक्ट्री में हो जाता है, तो उससे उतना ही बड़ा नुकसान नियोक्ता का भी हो सकता है और साथ ही साथ उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ सकता है। अगर आप अपने कर्मचारियों को खुशहाल रखेंगे, सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, तो वो आपका मन लगा के आपकी यूनिट के लिए, आपकी फैक्ट्री के लिए मन लगा के प्रोडक्शन करेंगे और आपके जो यूनिट है उसके विकास में अपना योगदान देंगे। तो एक ये सुनहरी मौका है, इस मौके का फ़ायदा उठाएं। लास्ट डेट का इंतजार किए बिना, मैं पुनः दोहराऊंगा, लास्ट डेट का इंतजार ना करें, उससे पहले ही सामाजिक सुरक्षा अपने कर्मचारियों को दें ताकि ये एक स्वस्थ जो कार्यबल है उसका सपना साकार हो सके जी। सुनील कुमार यादव जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोतागण इस पर जरूर अमल करेंगे। अंतिम तिथि के बारे में आप जैसे बात करें, अंतिम तिथि के आने से पहले ही वो इसमें अपना पंजीकरण करवा के इस योजना का पूरा से पूरा लाभ उठा सके। आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।